शुभ नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आज अपनी क्लास रहेगी हिंदी पेडागोजी की, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के उपागम व उद्देश्य। भाषा के उपागम से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, सुपर टेट का हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, रीट का हो, एच टेट का हो, उपागम से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम उपागम क्या होता है, उपागम किसे कहते हैं और शिक्षण, भाषा शिक्षण क्यों दिया जाता है और उसके उद्देश्य क्या है, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। आता है अपना पहले शिक्षण क्या होता है। अपने क्या पढ़ रहे थे? भाषा के उपागम व उद्देश्य। शिक्षण के उपागम व उद्देश्य हिंदी के पेडागोजी है, तो हिंदी भाषा के शिक्षण उपागम व उद्देश्य होंगे। मगर वैसे सीधा देखें तो अपन उपागम व उद्देश्य हर विषय के होते हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, उसके उपागम और उसका उद्देश्य। उपागम मतलब पढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ाएं, वो सब उपागम में आता है। शिक्षण, चलो शिक्षण देखते हैं। शिक्षण क्या होता है? किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः क्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। एक शिक्षक किसी बच्चों को, किन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है, किस माध्यम से पढ़ा रहा है? पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रहा है, मौखिक रूप से पढ़ा रहा है, लिखित रूप से पढ़ा रहा है, वो सारा क्या होगा? शिक्षण होगा आपका। किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण होता है। एक उच्च ज्ञान का व्यक्ति, अधिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, निम्न ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कोई भी बात, सोच समझ कुछ भी बताता है, वो सारा शिक्षण में इंक्लूड हो जाएगा। वो होता है आपका शिक्षण। वैसे देखें तो शिक्षण दो रूप से होता है, शिक्षा के रूप में, दूसरा होता है व्यापक। शिक्षा के रूप में जो होता है शिक्षण, कलर चेंज कर लें, रेडी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आपका शिक्षण। शिक्षण कितने प्रकार का होता है? शिक्षण दो प्रकार का होता है मुख्य। देखिए ठीक है, एक होता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा होता है आपका व्यापक। शिक्षा के क्षेत्र में जो आप पढ़ने से संबंधित जो कुछ भी सीखते हो, जिसमें भाषा होगी, सोच समझ, आपके पढ़ने का तरीका और पढ़ना क्या पढ़ रहे हो, वो सारा शिक्षा में आ जाएगा। व्यापक होता है आप जब भी, जहां भी आप पूरे जीवन काल में आप जो कुछ भी सीखते हो, वो शिक्षण होता है। शिक्षा में, शिक्षा के अनुसार जो शिक्षण होता है वो एक पूर्व नियोजित होता है। उससे पहले से निर्धारित किया होता है कि बच्चों को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, इसको किस तरीके से पढ़ाना है, इसको कब पढ़ाना है, इसको कब पढ़ाना है, ठीक है। वो होता है पूर्व शिक्षण के। शिक्षा के रूप में देखें तो शिक्षण पूर्व निर्धारित होता है, पूर्व नियोजित होता है, पहले से उसकी योजना बनाई जाती है। और जो जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो आपके व्यापक शिक्षण में आता है। तो शिक्षण के होते हैं मुख्यतः दो प्रकार। अब चलते हैं अपन शिक्षण कहते हैं, अर्थात शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है और जिस ढंग से ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण का सीधा अर्थ देखें तो शिक्षण का अर्थ होता है कैसे पढ़ाएं, बच्चों को किन तरीकों से पढ़ाया जाता है, वो शिक्षण होता है। और जिन ढंग से पढ़ाया जाता है, मतलब जो विधियां काम में ली जाती है, जिस जो तरीके काम में लिए जाते हैं, वो क्या होता है? शिक्षण विधियां। अब चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षण के रूप। शिक्षण के रूप कितने होते हैं? वो तो शिक्षण के प्रकार देखे थे अपने, व्यापक शिक्षण और शिक्षा के रूप में शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण। ये तो समावेशी शिक्षण आपने सुना भी होगा, ये भी सुना होगा, पर शिक्षण और लगा जिसके आगे क्या हो गया? शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है जिसमें टीचर बच्चों की विभिन्नताओं में, बच्चों की आवश्यकताओं को बिना देखे पढ़ाता है। जैसे अपना प्राचीन काल में जो शिक्षण होता था ना, वो जैसे टीचर होता था वैसे पढ़ा देते थे, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, एक बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसे किस तरीके से पढ़ाएं, उनकी बातों को ध्यान में ना रख के जो पढ़ाया जाता था वो होता है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चे को केंद्र मानते हुए, मतलब बच्चे को सब कुछ मानते हुए कि सिर्फ हम बच्चे के शिक्षण, इसके
ज्ञान बढ़ोतरी के लिए शिक्षण दे रहे हैं, उसको आवश्यकताएं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो मुख्य बधिर और MRHI जो भी, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था करना, उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करना, उनको अलग अलग समूह में बांट कर। एक अधिक बुद्धि वाला बच्चा है, वो तो एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जो निम्न बुद्धि वाला बच्चा है, उसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाना पड़ेगा। तो अलग अलग ग्रुपों में बांटकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, अगर मुख्य बधिर बच्चे हैं उनको एक अलग ग्रुप में बांटकर उनको अलग से पढ़ाया जाए, जो जनरल बच्चे उनको अलग से पढ़ाया जाए, और जो बच्चे एक बार पढ़ाते ही समझ जाते हैं उन्हें अलग से पढ़ाया जाए, ताकि हर बच्चे का एक साथ विकास हो सके। वो होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षक। बच्चों की आवश्यकताओं व जरूरतों को देखकर जो शिक्षा दी जाती है वो होता है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, वो बाल केंद्रित शिक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट, शिक्षण उपागम। उपागम क्या होता है आपका? शिक्षण की प्रक्रिया को अंग्रेजी भाषा में अप्रोच कहते हैं। शिक्षण विद्या उपागम पर आधारित होती है। क्या होती है? शिक्षण विद्या आपकी उपागम पर आधारित होती है। क्या बोल रहे हैं? शिक्षण उपागम। शिक्षण की प्रक्रिया को अंग्रेजी भाषा में अप्रोच कहते हैं। अप्रोच। शिक्षण विधियां शिक्षण उपागम पर आधारित। उपागम क्या होता है कि बच्चों को जिस तरीके से, जिसको माध्यम बना के जो पढ़ाया जाए वो होता है आपका शिक्षण उपागम। मतलब एक रास्ता, किसी भी चीज तक जाने का रास्ता, वो होता है आपका शिक्षण उपागम। मतलब आपको हिंदी पढ़नी है तो उसमें किस किस चीजों का शामिल करना पड़ेगा, जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की व्याकरण, उन सब के बारे में ज्ञान देके जो पढ़ाया जाता है वो आपका शिक्षण उपागम होता है। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। उपागम मतलब तरीका, पढ़ाने का तरीका, ढंग, तरीका होता है वो तो होता है आपका उपागम। और जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, किस ढंग से, खेल के ढंग से पढ़ाया जा रहा है, या बच्चों को रटने के ढंग से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समझाने के ढंग से पढ़ाया जा रहा है, वो तो आपकी शिक्षण, जो ढंग से पढ़ाया जाए वो होता है शिक्षण विधियां। जिन तरीकों से पढ़ाया जाए वो होता है आपका शिक्षण उपागम। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अपन लेसन प्रेजेंट करते हैं जैसे टीचर ट्रेनिंग में, तो लेसन प्रेजेंट करते हैं तो अगर अपने एक पाठ योजना बनाई, वो पाठ योजना वर्णमाला पढ़ाने के लिए बनाई गई है मैंने, तो बच्चों को वर्णमाला पढ़ाई जाएगी उस पाठ योजना के माध्यम से। वहां पे वो पाठ योजना उपागम है, और वर्णमाला जिस तरीके से पढ़ाई जा रही है, चाहे खेल के माध्यम से पढ़ाई जाए, चाहे बच्चों को ग्रुप बना के पढ़ाई जाए, और बच्चों को रटाकर समझाई जाए, या वो समझाकर समझाई जाए, वो होता है आपकी शिक्षण विधियां। और जिनको माध्यम बनाया गया है वो होते हैं आपके उपागम। ठीक है, हम चलते हैं। सीखने, एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वाले की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों, तकनीकियों का उपभोग करता है, वह उपागम की श्रेणी में आता है। ये आपको बता, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाना, और इस पाठ योजना से बच्चों को पाठ समझाने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पाठ योजना एक उपागम है। अगर बच्चों को खेल विधि से समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो दूसरी विधि प्रयोग करेंगे, अगर उस विधि से नहीं आया तो दूसरी विधि प्रयोग करेंगे। जो ढंग प्रयोग कर रहे हैं हम, जो तरीके अपना रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो हो जाएंगे आपके शिक्षण विधियां। और जो पाठ योजना बनाई है आपने, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला की जो पाठ योजना वाला लेसन प्रेजेंट करके, वो लेसन आपका क्या होता है, वो होता है आपका उपागम। ठीक है, उपागम होता है। और जिस ढंग से शिक्षण करवाया जाता है वह होता है आपका शिक्षण विधियां। शिक्षण के प्रमुख 2 उपागम है।
कितने उपागम है? 2 उपागम। एक है पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं दोनों को। पाठ संसर्ग उपागम, पाठ संसर्ग उपागम। पाठ संसर्ग, किसी पाठ को पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान कर। भाषा के तत्व क्या कौन से होते हैं? भाषा के तत्वों की मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो कविता पढ़ा रहा हो, चाहे वो कोई गद्यांश पढ़ा रहा हो, कुछ भी पढ़ा रहा हो, उसमें जो भाषा के तत्व आते हैं मतलब शब्दार्थ, वाक्य, भाषा किस लिपि में है, जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुख लिपि है, उसकी लिपि क्या है, उनका शब्दार्थ, कहाँ पे वो फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पे कोमा आएगी, उन सब का ज्ञान वो होता है आपका भाषा के तत्व है। क्या होता है? भाषा के तत्व है। ठीक है। फिर आप पाठ के में प्रयोग किए गए शब्दों को वाक्यों के आधार पर उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना और वाक्य रचना से संबंधित दक्षताओं को विकसित करना। दक्षता क्या होती है आपकी? दक्षता होती है आपकी वो बच्चे में संबंधित दक्षताओं को दक्षता होती है आपकी वो, क्या बताएं दक्षता का अर्थ आपको? दक्षता मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी मान सकते हो आप, जो भी आपके समझ में आए उसके हिसाब से। शब्द रचना, वाक्य रचना से संबंधित दक्षताओं को विकसित करना, उसके अंदर वो खूबी विकसित करना कि वो उस बात को समझ सके। ठीक है। छात्र सिद्धांतों व नियमों के चक्कर में ना पड़कर सीधा उदाहरण द्वारा भाषा का प्रयोग व दक्षता विकसित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पाठ संसर्ग के माध्यम से। पाठ संसर्ग उपागम में सहस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है। सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन के कितने भाग होते हैं? सहस्वर वाचन के माध्यम से क्या मिल सकता है बच्चे को? जैसे सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन के माध्यम से बच्चों को उच्चारण का अच्छा अवसर कैसे मिलता है? एक तो होता है इसका आदर्श वाचन, ठीक है, दूसरा होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन अनुकरण वाचन, सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन है कि पहले अध्यापक बोलेगा, अध्यापक कोई एक लाइन पढ़ती, बच्चे उसके पीछे अनुकरण करके वो बोलेंगे। जैसे अध्यापक ने पढ़ा कि राम स्कूल जाता है, तो बच्चे उसके पीछे बोलेंगे राम स्कूल जाता है, जिसके उनका उच्चारण सुधार किया जा सकता है। बच्चों के उच्चारित ध्वनियों में होने वाली गलतियां वो उनको सुधार किया जाता है। तो पाठ संसर्ग में क्या होगा? पाठ संसर्ग उपागम से सहस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारित शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। ठीक है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है, उच्चारण शिक्षण का मिलेगा। मगर लिखित रूप होता है, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपका क्या? वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है लिखना, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। लिखने का तरीका, उसका विकास कम होगा किसमें? पाठ संस्कृत उपागम में, क्योंकि छात्र इसमें सिद्धांतों और नियम को चक्कर में नहीं पड़कर सीधा उदाहरण द्वारा भाषा का प्रयोग करना सीख लेते हैं, सीधा मौखिक रूप सीख लेते हैं। वर्तनी के अवसर कम मिलते हैं। निबंधात्मक पाठों में के शिक्षण में, वाक्य शिक्षण की, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण के भी अच्छे अवसर मिलते हैं। बच्चे वाक्य बनाना सीख जाते हैं, अपनी बात को किसी के सामने अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं, विचारों को किसी के सामने प्रकट करना सीख जाते हैं। क्यों? इसमें भाषा के शब्द बनाना, शब्द अर्थ बता दिए जाते हैं, वाक्य बनाना बता दिया जाता है। वाक्य शब्दार्थ और वाक्यों के साथ बच्चा अपने विचारों को भी प्रकट करना सीख जाएगा। ठीक है। फिर आता है रचना शिक्षण। रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। भाषा के तत्वों के साथ साथ प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है। भाषा के तत्व जैसे भाषा की लिपि क्या है, शब्दार्थ, और उसमें भी जो संधि समास जो भी कुछ आता है, यहां तक कि भाषा की व्याकरण। कुछ विद्वान भाषा के तत्वों में व्याकरणों को शामिल करते हैं। भाषा के व्याकरण में जो आता है संधि समास संज्ञा सर्वनाम, उन सब की जानकारी दी जाती है भाषा के तत्वों में। भाषा के अंग, भाषा के तत्वों को आप मान सकते हो भाषा के अंग। ठीक है, भाषा के अंग जैसे ध्वनि, उच्चारण, वाक्य, शब्दार्थ, वो सब होते हैं भाषा के अंगों के साथ साथ
भाषा प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है। भाषा प्रयोग का, लिखित भाषा प्रयोग कैसे की जाए, किसी वाक्य को कैसे लिखा जाए, किसी वाक्य को कैसे बोला जाए, या किसी वाक्य को बोलना, वाक्य को लिखना, वह अपनी बात को कैसे व्यक्त की जाए, अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका भी इसमें सिखाया जाता है। रचना शिक्षण के दो रूप होते हैं, ठीक है, एक मौखिक रचना, दूसरा होता है अपना लिखित रचना, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन मौखिक रचना। मौखिक रचना का उच्चारित शिक्षण का अधिक अवसर, उच्चारण शिक्षण का, बोलने का अधिक अवसर मिलता है। मौखिक रचना, मौखिक मतलब मुंह, आपके जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। एक और श्रवण कौशल, दूसरा क्या होता है वाचन। तो जो वाचन कौशल होता है उसका सबसे ज्यादा, अगर वाचन कौशल का उद्धार करना हो, उसको विकसित करना हो, तो कौन से रचना को उपयोग मिलेंगे, मौखिक रचना। उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है। बच्चे बोल के अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। बोलने का मतलब सीधा देखते हैं तो बोलने का सबसे ज्यादा अवसर किसमें मिलता है, मौखिक रचना में मिलता है। मौखिक रचनाओं में वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद आदि शामिल होते हैं। भाषण, बच्चे को किसी भी चीज के बारे में बता, एक टॉपिक दे देना कि इसके बारे में आप 5 लाइन बोलो, मतलब स्पीच होते हैं ना कि आप गाय के बारे में बोलोगे। किसी भी स्कूल कॉलेज जहां भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीच देते हैं किसी के बारे में, चाहे वो अपने लेजेंड रहे हो देश के, चाहे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में कुछ बोलते हैं आगे जाके, तो उनका क्या होता है, उच्चारण का मतलब बोल के अपने भावों को प्रकट करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। वो खुल के 50 आदमी बैठे तो 50 के सामने, 100 बैठे 100 के सामने, 1000 बैठे 1000 के सामने, वो बोलने का सर्वश्रेष्ठ अवसर मिलता है। किसमें, मौखिक उच्चारण में। वार्तालाप, आपसे बातचीत करके, भाषण, किसी भी चीज के बारे में बताकर या उसको विस्तारित करके। वाद विवाद, आपस में किसी भी चीज के बारे में वाद विवाद करने हैं, वो लड़ाई झगड़े वाला वाद विवाद नहीं। एक बच्चा किसी चीज को प्राथमिकता दे रहा है, एक बच्चा किसी चीज को प्राथमिकता दे रहा है, उसके बारे में वाद विवाद करें। मतलब एक पर्सन है, उसके बारे में एक बच्चा अलग विचार देगा, दूसरा बच्चा अलग विचार देगा, उसके माध्यम से भी मौखिक रचना की बढ़ोतरी की जा सकती है, या मौखिक रचना को अपन उद्धार बना सकते हैं। लाभ क्या है मौखिक रचना? उच्चारण शिक्षण में सुधार, बच्चे के बोलने में सुधार किया जा सकता है तथा अपने विचारों को प्रकट करने में जो उनको बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को हटाया जा सकता है। फिर आता है लिखित रचना, वर्तनी व लिखने का अधिक, वर्तनी व लिखने का सबसे अधिक। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी होती है भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का ढंग, वर्तनी। लिखित में लिखने का ही होगा, वर्तनी व लिखने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। लिखित रचना के रूप पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी, सार, संक्षिप्तीकरण। पत्र लेखन, बच्चे को बोल दिया कि आप एक एप्लीकेशन या एक पत्र लिख के लेके आओ जिससे आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखो, कोई भी हो जाए, गंध्यास लिखो, वो निबंध लिखो, गाय पर निबंध लिखो, विद्यालय पर निबंध लिखो। तो बच्चे को एक शब्द, पर्टिकुलर शब्द दे दिया जाता है कि विद्यालय, अपने विद्यालय पर, मेरा स्कूल, गाय या कुछ भी हो जाए, कोई भी A to Z कोई भी ऐसा शब्द हो जिसपे बच्चा अपने दिमाग में कल्पना कर कर उस पर निबंध लिखता है, वो होता है आपका लिखित रचना। किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलर शब्दों का प्रयोग करके एक गद्यांश बनाना। पत्र लेखन, निबंध, कहानी, सार और संक्षिप्तीकरण। कहानी, बच्चे को कहानी बताइए, उसका सार क्या निकलेगा? कहानी अलग है, सार अलग है। एक बड़ी कहानी है जो 1-1.5 घंटे में समाप्त होती है, चाहे एक पूरा पाठ हो, तो बच्चे ये जानने लग जाए कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ इतना बड़ा क्यों लिखा गया, उसका सार निकालने लग जाएगा। मतलब एक पूरे बड़े पैराग्राफ को 2-4 लाइनों में, जैसे अपने होता था ना स्कूल में, कविता की इस गंदास का सार क्या है, कवि इसमें इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसको 2-4 लाइनों में, पूरी कहानी को 2-4 लाइनों में फिक्स कर देना या समाप्त कर देना होता है सार। संक्षिप्तीकरण, यही संक्षिप्तीकरण होता है कि बड़े को छोटा करना। जैसे अपने समास होते हैं ना, उसी तरह से आंख का तारा होना, सबसे प्यारा होना, उसी तरह से संक्षिप्तीकरण होता है। फिर होता है व्याख्या करना। एक लाइन है, मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो क्या हो रहा है? व्याख्या के द्वारा संपन्न हो रहा है। फिर इसके लाभ क्या है? सब शिक्षण में वाक्य शिक्षण के अच्छे अवसर मिलते हैं, ठीक है, लिखित शिक्षण में, इस शिक्षण में, ठीक है।
इस शिक्षण में वाक्य शिक्षण के अच्छे अवसर मिलते हैं। वाक्य शिक्षण मतलब बच्चा वाक्य बनाना सीख जाता है, कहाँ पे कर्म आएगा, कहाँ पे क्रिया, कहाँ पे कर्ता आएगा, उसके हिसाब से ग्रामर के रूल सीख जाता है, वह वाक्यों को बनाना सीख जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, स्कूल राम जाता है, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है, कौन सा वाक्य सही है, वो किसी के होता है लिखित रचना के रूप में सिद्ध होता है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य होता है किसी भी चीज को करने का, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अपन पढ़ रहे हैं तो अपना उद्देश्य क्या है, अपन मूवी देख रहे हैं तो उसका उद्देश्य, अपन म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका उद्देश्य। हर चीज का अपन किसी भी गांव जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, चाहे एग्जाम देने जाते हो, कहीं पे भी जाते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, वही उद्देश्य यहाँ पे है। उनके पीछे उद्देश्य कुछ अलग होता है। यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है कि भाषा के सीखने का कारण क्या है, क्यों सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं, वो होता है आपका भाषा का उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञान बढ़ाने के लिए, कौशलात्मक कौशलों का विकास करने के लिए रचनात्मक उद्देश्य, फिर आता है सृजनात्मक से प्रकीकरण का उद्देश्य। अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य वो आपके मानसिक क्रियाओं से संकलित होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को हम संज्ञानात्मक पक्ष को हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। संज्ञानात्मक जो आपके संज्ञान बुद्धि सतर का जो होता है उसे हम ज्ञानात्मक कहते हैं। आपके ज्ञान संज्ञान या बुद्धि वो होता है आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य में, ज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। अर्थात दिमाग से संबंधित किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है, भाषा ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान देना शामिल होता है। ध्वनि शब्द कि किस शब्द को कितनी ध्वनि में बोलना है, किसको उच्चतम भाषा की लय गति व उसके तरीके का जो ज्ञान करवाया जाता है वो किसमें होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का। एक बच्चा 10 इंसानों में 10 लोगों में खड़ा होकर बोल देता है, एक बच्चा एक में भी नहीं बोल सकता, एक 1000 में बोल देता है और एक 10 में भी नहीं बोल सकता। क्यों? ज्ञानात्मक उद्देश्य है, उसे समझ है ध्वनि की, शब्दों की, वाक्यों की, वाक्य कैसे बनेंगे, मैं किस तरीके से बोलूंगा, मेरी बोलने की आवाज क्या रहेगी, लय गति वो क्या रहेगी, वो सब आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य में। ठीक है, फिर आता है आपका कौशलात्मक उद्देश्य, भाषा के चारों कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर, इसमें सुनना चारों कोणों नहीं है, चारों कौशल है। ठीक है, कौशल कौशल कर लेना। भाषा के चारों कौशलों का ज्ञान प्राप्त करना, इससे सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, कि बच्चा सुन के बोलना सीखेगा, बोलकर पढ़ना सीखेगा, पढ़कर लिखना सीखेगा। चारों कौशलों का विकास जो आपको पहले करवा दिया गया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसको आप शॉर्ट में याद रखना चाहो तो क्या बताया था, सुबोपाली, LSR। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग और ये क्या होता है यार, लिखना, सॉरी, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य का। फिर आता है रचनात्मक उद्देश्य, लय, ताल और भाव के अनुसार कविता पाठ करना, कविता में रुचि उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों में कवि के भाव, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों का सौंदर्य को परखने की योग्यता उत्पन्न करना, भाव भंगिमाओं तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ का अभ्यास करना, लय गति और भाव के अनुसार कविता का पाठ करना। अगर वीर रस की कविता है तो उसे जोश और उल्लास के पढ़ा जाए, अगर उसमें किसी दुख भरी कविता है या किसी की विरह की कविता है तो उसको उस लय गति के, उस भाषा में, अगर वीर रस के, उसको पूरे जोश और उल्लास के साथ पढ़ा जाएगा ताकि बच्चों में उत्सुकता और बच्चों में जोश बना रहे। लय, ताल और भाव के अनुसार कविता का पाठन करना क्या रचनात्मक उद्देश्य में आता है। कविता में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। आप भी एक कविता बना सकते हो किसी के ऊपर भी, चाहे अपने विचारों को प्रकट करके। फिर आता है छात्रों में कवि के भाव, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों के सौंदर्य को परखने की योग्यता। कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है और क्या बताना चाहता है, क्यों बताना चाहता है, वो सारा किस में आएगा, रचनात्मक उद्देश्य में आएगा।
सौंदर्य को परखने के लिए, सौंदर्य होता है आपका कविता का रूप, कविता का प्रकार, वो सौंदर्य में आएगा। भाव भंगिमाओं तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता का पाठ करना। भाव भंगिमाओं आप पढ़ रहे हो और आपका जो फेस का रिएक्शन है, भाव भंगिमाओं, अगर आप किसी विरह की कविता पढ़ रहे हो तो आपका फेस रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर आप जोश उल्लास और प्रेम प्रसंगी पढ़ रहे हो तो आपके फेस का रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए? वो होता है आपका भाव भंगिमाओं, ठीक है। और स्वरों के उतार चढ़ाव कि किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, किस पे कम जोर देना है। फिर आता है आपका सृजनात्मक से प्रकीकरण का उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों को साहित्यिक सृजन की प्रेरणा देना, भाषा शिक्षण द्वारा लेखन की क्षमता का विकास करना, विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। छात्र ग्रहण किए गए ज्ञान को कल्पनाओं के माध्यम से नया रूप दे सकते हैं। सृजनात्मकता निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना या उसे नए ढंग से प्रकट करना, वो होता है आपका सृजनात्मकता से प्रकटीकरण। सृजनात्मकता, आपको विद्यालय पर निबंध लिखना दिया या फिर किसी भी चीज में निबंध लिखना दिया है, कोई भी कविता लिखनी दी, उसका सार निकालना दिया, तो एक बच्चा अलग तरीके से अलग शब्दों को प्रयोग करके लिख के लाएगा, दूसरा बच्चा अलग तरीके से प्रयोग करके लाएगा। जो उनके प्रयोग करने की जो क्षमता है, जो लिखने की जो क्षमता है, वो आगे सृजनात्मकता में वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे भाषा, हिंदी भाषा बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अगर उसमें बच्चे अगर कोई अच्छा सेंटेंस बनाए तो अच्छा लिख के लाएगा, कोई उससे और अच्छा बनाए तो और अच्छा लिख के लाएगा। सृजनात्मकता से प्रकटीकरण को होता है अपना अभिव्यक्त करना या प्रेजेंट करना, वो होता है प्रकटीकरण, मतलब प्रकट करना किसी के सामने, प्रकटीकरण। सृजनात्मक उद्देश्यों का तात्पर्य छात्रों को साहित्यिक सृजन की प्रेरणा। साहित्यिक सृजन, किसी भी निबंध लेखन या वीर, कोई भी राजा महाराजा के बारे में लिखना, वह उनके कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसमें? सृजनात्मकता में। पहले महाराणा प्रताप की कहानी बताई जाए, फिर उसे बताया जाए कि अब इस पे महाराणा प्रताप पे एक निबंध लिखो या उन पे कोई कविता लिखो, तो बच्चा क्या करेगा? अपने विचारों को दृढ़ करके वाक्य बनाएगा, वाक्य से कविता या निबंध जो भी करना चाहेगा वो कर सकता है और उनको प्रस्तुत कर सकता है। उस प्रस्तुतकरण को बोलेंगे प्रकटीकरण। जो उसका निर्माण कर रहा है, महाराणा प्रताप की कहानी सुनकर जिन विचारों को निर्माण कर रहा है, जो कविता बना रहा है, निबंध बना रहा है, वो क्या होगा? सृजनात्मकता, मतलब उसका दोबारा निर्माण करना। भाषा शिक्षण द्वारा लेखन की क्षमता का विकसित होता है। भाषा शिक्षण द्वारा लेखन की क्षमता का विकसित होता है। बच्चे लिखते हैं, लिखने का भी होता है और मौखिक का भी होता है, दोनों का होता है। पर ज्यादातर देखें तो लेखन का होता है कि लिखकर भाषा का, लिखित भाषा स्थायी होती है, तो लेखन की क्षमता का विकास अधिक होता है। विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है कि बच्चा किस तरीके से प्रेजेंट करता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से बोलना है, वो सबका भी विकास होता है। छात्र ग्रहण किए गए ज्ञान को कल्पना के माध्यम से नया रूप दे सकता है। जैसे अभी बताया ना, महाराणा प्रताप की कहानी बता दी, फिर उस पर वो विचार करेगा, उसके दिमाग में इमेजिन करेगा, उसकी एक स्कीमा बनेगी, फिर उसके हिसाब से वो लिखेगा कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे जो मेवाड़ पे, मतलब हिस्ट्री में आता नहीं, महाराणा प्रताप महान योद्धा थे जिसके घोड़े का नाम चेतक था। उन सब के बारे में वो सोच समझ के, जो मेवाड़ के राजा थे, उन सब के बारे में वो बताएगा। वो होता है आपका क्या? ग्रहण किए गए कल्पनाओं के माध्यम से उनको नए रूप में प्रकट करना, वो होता है आपका सृजनात्मकता से प्रकटीकरण। आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे अपन, आज पढ़ा है भाषा के उद्देश्य और उपागम, कल पढ़ेंगे हम भाषा के सिद्धांत। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। सीटेट नजदीक आता जा रहा है, अपनी तैयारी को खींच के रखें। मिलते हैं शाम को, आज सीडीपी की क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे लेव वाइटोस की। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू।